अभी तक हमने क्या देखा? हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखी। ये देखा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन-कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं। उसमें हमने बहुत सारी क्लासेस देखी, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखे, अल्फ़ा ब्लॉकर देखे, बीटा ब्लॉकर देखे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखे, एसी इनहिबिटर्स देखे, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर देखे, वैसोडायलेटर्स देखे। हमने बहुत सारी क्लासेस देखी जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। मींस वो ड्रग्स जो कि एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, जो कि एंजाइना को क्योर करती है और ट्रीट करती हैं। व्हाट इज़ एंजाइना? Angina pectoris is a symptoms of myocardial ischemia and occurs due to imbalance between oxygen demand and oxygen supply of myocardium. बेसिकली जो angina pectoris होती है उसमें जो मायोकार्डियम मसल्स होती हैं हमारे हार्ट की, उनकी जितनी डिमांड होती है ऑक्सीजन की, उतना फुलफ़िल कर पाने में हमारा जो हार्ट होता है वो अनेबल हो जाता है। बेसिकली इम्बैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई के बीच में, जिसकी वजह से इस्चीमिया की कंडीशन कोज हो जाती है, एंड विच इज़ नॉन एज एंजाइना पेक्टोरिस, एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अब्रंट सीवियर प्रेसिंग लाइक सबस्टेंशियल चेस्ट पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स नेक, जॉ, बैक एंड आर्म्स। इसमें क्या होता है, एक सडन पेन होता है, चेस्ट पेन, जो कि नेक से रेडिएट होता है, जॉ, बैक और आर्म्स में फुल ऑन हमारे वन साइडेड पेन होता है। पेशेंट में ऑल्सो एक्सपीरियंस डिप्सनोया एंड अटाइपिकल सिम्टम्स सच एज इंडाइजेशन, नोसिया, वॉमिटिंग एंड डायफ्रोसिस। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनको अटाइपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग होती है, जो कि नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जो कि कोई स्पेसिफाई नहीं करता है कि भाई इस पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है। यूजुअली प्रेसिपिटेशन बाय एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट और हैवी मील, और ये जो है एंजाइना वो प्रेसिपिटेट हो जाता है बाय एक्सरसाइज। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज जब एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन होती है तो उसमें पेशेंट को लेस एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है और लेस एक्साइटेड वर्क करने के लिए बोला जाता है, और उन्हें हैवी मील के लिए भी मना किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंजाइना। बेसिकली दो टाइप के हमारे एंजाइना है। फर्स्ट वन इज़ टाइपिकल एंजाइना एंड सेकेंड वन इज़ वेरिएंट एंजाइना। टाइपिकल एंजाइना को क्लासिकल एंजाइना भी बोलते हैं और वेरिएंट एंजाइना को ब्रांचमेंटल एंजाइना भी बोलते हैं। टाइपिकल एंजाइना जो होता है उसमें पेन इज़ कॉमनली इंड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट और हैवी मील। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई एक्साइटिंग वर्क करते हो या हैवी मील इनटेक करते हो तो उस टाइम पे पेन होता है। सेकेंडरी टू एडवांस्ड आर्थरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी वेसल्स, और सेकेंडरी इसमें सिम्टम्स हैं कि जो कोरोनरी वेसल्स है उनमें एडवांस लेवल का आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, एसोसिएटेड विथ एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ऑफ ईसीजी। तो इसमें एक और चीज़ होती है कि जो आपकी ईसीजी होती है उसमें जो एसटी सेगमेंट होता है उसमें डिप्रेशन से भी आप पता कर सकते हैं कि भाई आपको टाइपिकल एंजाइना हुआ है। यूजुअली लास्ट इज 1 to 15 मिनट। तो इसमें जो पेन रेडिएट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स तक परसिस्ट करता है। नेक्स्ट इज वेरिएंट एंजाइना। इसमें जो पेन होता है वो इंड्यूस होता है वायलेट प्रेस्ट। तो जो हमारा प्राइमरी वाला था उसमें तब पेन होगा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ एक्साइटिंग वर्क कर रहे हो या आप हैवी मील ले रहे हो, लेकिन जो वेरिएंट वाला है उसमें तब भी पेन होता है जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो। नेक्स्ट इसमें जो सिम्टम्स हैं वो कोज्ड होते हैं बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स फ्रॉम स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें स्पाज्म हो जाता है, तो इसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है हार्ट मसल्स को वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना कोज होता है। नेक्स्ट है हमारा अनस्टेबल एंजाइना, जिसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। सिंड्रोम मीन्स जिसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। में इन्वॉल्व कोरोनरी स्पाज्म एंड में ऑल्सो हैव
कंपोनेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें कोरोनरी स्पाज्म भी होगा और एथेरोस्क्लेरोसिस भी सीन किया गया है। इसमें आपके कोरोनरी स्पाज्म था, इसमें भी स्पाज्म है, लेकिन साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस भी है। द ड्यूरेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन इज लॉन्गर देन द फर्स्ट टू। तो इसमें जो पेन रेडिएट होता है वो पहले जो दोनों बताए हैं उनसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम तक के लिए होता है, एंड हैज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन लाइज बिटवीन स्टेबल एंजाइना एंड MI मीन्स मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। सो उन दोनों के बीच में ये लाई करता है। स्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के बीच में ये होता है अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। सो 3 तरह की क्लासेस बोली हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स के लिए। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, सेकेंड वन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड थर्ड वन इज बीटा ब्लॉकर्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में जो ड्रग आती हैं वो है अमाइल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में 2 आएंगी आपकी, पहला नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन एंड सेकेंड इज डाईहाइड्रोपिरिडीन। नॉन हाइड्रोपिरिडीन के अंदर आएंगे वीराप्रामिल और डिल्टियाजैम, और डाईहाइड्रोपिरिडीन के अंदर आएंगे निफेडिपिन, निकार्डिपिन एंड अमिलोडिपिन। नेक्स्ट आपके बीटा ब्लॉकर्स में आएंगे प्रोपेनोनॉल, एटेनोलॉल, मीटोप्रोलोल, नार्डोलॉल एंड पिनोडोलॉल। अब जो हमने क्लासेस देखी हैं इनको हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें पहली जो हमारी क्लास है वो है नाइट्रेट्स और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। इसमें हम 2 टर्मिनोलॉजी को स्टडी करेंगे। पहला होता है प्री लोड रिडक्शन एंड सेकेंड इज आफ्टर लोड रिडक्शन। प्री लोड रिडक्शन में क्या होता है, पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड, पेरिफेरल रीजन से ब्लड की पुलिंग होती है विच रिजल्ट इन डिक्रीज वीनस रिटर्न। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो वीनस रिटर्न होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड विच इज कॉल्ड एज प्री लोड रिडक्शन। एंड सेकेंड टर्म इज आफ्टर लोड रिडक्शन, जिसमें नाइट्रेट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम आर्टेरियोल डायलेशन। नाइट्रेट्स जब हम देंगे तो आर्टेरियोल्स का डायलेशन होगा, एंड विच स्लाइटली डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और आफ्टर लोड ऑन हार्ट। जिसका रिजल्ट ये होगा कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, या जो आफ्टर लोड है हार्ट के ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगा। सो हमने यहाँ 2 टर्म्स देखी, प्री लोड एंड आफ्टर लोड रिडक्शन। नेक्स्ट इज mechanism of action of nitrates. So the organic nitrate agents are product that are source of nitric oxide. तो बेसिकली जो हमारा नाइट्रेट्स हैं वो किसका सोर्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सोर्स है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या फंक्शन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट्स द सॉल्युबल आइसोफॉर्म्स ऑफ ग्यूनाइल साइक्लेज। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो ग्यूनाइल साइक्लेज है उसकी सॉल्युबल आइसोफॉर्म को एक्टिवेट करता है, देयर बाय इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ CGMP, जिसकी वजह से CGMP का जो लेवल है इंट्रासेलुलर लेवल पे वो इंक्रीज हो जाता है। इन टर्न CGMP प्रमोट्स द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन एंड द रिडक्शन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम +2। तो ये जो CGMP है वो डीफॉस्फोराइलेशन करता है मायोसिन लाइट चेन का, और साइटोसोलिक कैल्शियम +2 जो आयन है उसका रिडक्शन करता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ टिश्यू। जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनका रिलैक्सेशन होता है, वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पेन कोज हो रहा है एंजाइना में उससे रिलीफ मिलता है। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हम एक फ्लो डायग्राम में देखेंगे कि ये नाइट्रेट्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड में,
इन द एंडोथीलियल सेल्स, जो क्या करेंगी, ग्वानाइल साइक्लेज को ग्वानाइल साइक्लेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये किस पे एक्ट करेंगी, ग्वानाइल साइक्लेज पे एक्ट करेंगी, और ये जो ग्वानाइल साइक्लेज है वो जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो सीजीएमपी है ये रिस्पॉन्सिबल है मायोसिन एलसी फॉस्फेट को मायोसिन एलसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि उसको डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा। जब ये मायोसिन एलसी बनेगा तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में बताया है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे एज अ फ्लो डायग्राम बताया है। नेक्स्ट है आपका एडवर्स इफेक्ट्स, कि नाइट्रेट्स के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। सो हेडेक इज़ द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स। मीन्स कि अगर आप नाइट्रेट्स दे रहे हैं तो उस पेशेंट को हेडेक जो है वो होगा ही होगा। हाई डोज ऑफ नाइट्रेट्स कैन ऑल्सो कोज पॉस्चरल हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग एंड ट्रेकिकार्डिया। अगर हाई डोज में दे रहे हैं तो पॉस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, फेशियल फ्लशिंग हो सकती है, यानी कि जो फेस है आपका वो थोड़ा सा फूल जाएगा, और ट्रेकिकार्डिया की कंडीशन भी हो सकती है, दैट मीन्स हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। टोलरेंस to the action of nitrates develops rapidly as the blood vessels become desensitized to vasodilation. So नाइट्रेट्स क्या करेंगे, वैसोडाइलेशन के लिए ब्लड वेसल्स को डिसेंटिसाइज कर देंगे बहुत ही रैपिडली। इस वजह से टोलरेंस क्रिएट हो जाएगी। सो टोलरेंस कैन बी ओवरकम बाय प्रोवाइडिंग अ डेली नाइट्रेट फ्री इंटरवल टू रिस्टोर सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग। तो इस ड्रग की सेंसिटिविटी को रिस्टोर करने के लिए आपको डेली नाइट्रेट फ्री इंटरवल देना होगा, अदरवाइज नाइट्रेट्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही वैसोडाइलेशन को डिसेंसिटाइज कर देंगे, यानी कि वैसोडाइलेशन नहीं हो पाएगा नाइट्रेट से, इसका टोलरेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ डिपेंडेंस, कि जब आप नाइट्रेट्स देते हो तो वो जो पेशेंट है वो उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए डिपेंडेंट हो जाता है। तो जब आप उसको देना बंद कर दोगे तो उसकी बॉडी में उसकी वजह से इफ़ेक्ट शो होंगे। सो सडन विड्रॉवल आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हैज़ रिजल्टेड इन स्पास्म ऑफ कोरोनरी एंड पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो जब आप सडन विड्रॉल करेंगे तो कोरोनरी और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर उसका इफेक्ट शो होगा। विड्रॉवल ऑफ नाइट्रेट शुड बी ग्रेजुअल, और ये जो विड्रॉल होना चाहिए वो धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे आपने डोज जो दी है उससे पहले आप थोड़ी सी कम कीजिए, फिर थोड़ी थोड़ी ऐसे करके कम कीजिए, सडनली आप देना बंद मत कर दीजिए। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स। सेकेंड जो क्लास हम देख रहे हैं वो है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स में जो ड्रग आती है वो है एटेनॉल, बिसाप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड प्रोप्रानोल। सो ये जो ड्रग्स हैं आर यूज्ड ओनली फॉर प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी ऑफ एंजाइना। एंजाइना की प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी के लिए यूज़ की जाती हैं। दे आर ऑफ नो वैल्यू इन एक्यूट इफेक्ट। एक्यूट इफेक्ट में इनका कोई वैल्यू नहीं है। इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना। ये किसके लिए इफेक्टिव है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंजाइना के लिए ये इफेक्टिव है। मीन्स जो हमने प्राइमरी वाला देखा था, जो एक्सरसाइज वाली कंडीशन में उस पेशेंट को पेन हो रहा था, उसके लिए ये इफ़ेक्टिव है, बट आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट वेसो स्पास्टिक फॉर्म। तो लेकिन जहाँ स्पास्म कोज हो रहा है उन वाली कंडीशंस के लिए ये इनइफेक्टिव होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है सप्रेस द एक्टिवेशन ऑफ हार्ट बाय ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जाने के लिए compete करते हैं और उन वहाँ से बाइंड होकर के बीटा 1 जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसका रिजल्टेंट होता है डिक्रीज द हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, विच रिजल्टेंट इन डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं और ना ही हार्ट के पंपिंग पे कोई इफेक्ट डालते हैं, बट ये जो डिमांड है ऑक्सीजन की उसको कम कर देते हैं एंड इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू द हार्ट।
तो डिमांड को तो कम कर दिया और सप्लाई को ज़्यादा कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा, जो एंजाइना की कंडीशन थी उसको इसने रिवर्स कर दिया। तो इस तरीके से ये हार्ट रेट पे इफेक्ट डालते हैं। दूसरा ये करते हैं डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो मायोकार्डियल सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो ज़्यादा वर्क कर रही होंगी, तो बेसिकली ये उसका जो वर्क है उसको डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो कम हो जाएंगी। सो हेल्पिंग टू कंजर्व एनर्जी और डिक्रीज द डिमांड। थर्ड ये करते हैं रिड्यूस द वर्क ऑफ हार्ट बाय डिक्रीजिंग COP एंड कोजिंग अ स्लाइट डिक्रीज इन BP। सो ये बेसिकली क्या करते हैं, हार्ट का जो वर्क है उसे डिक्रीज़ कर देते हैं, उसकी जो डिमांड होती है उसे डिक्रीज़ कर देते हैं और जो सप्लाई है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी रिजल्टेंट होता है कि जो हार्ट रेट होती है, HR मीन्स हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, सिस्टोलिक वॉल टेंशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है एंड परफ्यूज़न टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। परफ्यूज़न टाइम यानी जितना टाइम जो ब्लड का इन कॉन्टैक्ट विद हार्ट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज रीज़न फॉर यूजिंग नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स इन कॉम्बिनेशन इन एंजाइना। सो बेसिकली क्या किया जाता है, नाइट्रेट्स को और बीटा ब्लॉकर्स को साथ में दिया जाता है ताकि एंजाइना को मोर बेटरली क्योर किया जा सके। सो बीटा ब्लॉकर्स प्रिवेंट्स रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रेट्स इंड्यूस हाइपोटेंशन। तो इसमें जब इन दोनों को साथ में देंगे आप, तो बीटा ब्लॉकर्स तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को प्रिवेंट करेंगे, वेरेज जो नाइट्रेट्स है वो हाइपोटेंशन कोज करेंगे। सो दोनों अलग अलग काम करेंगे और जो दोनों का कंबाइंड एक्शन होगा वो मोर इफेक्टिव होगा। नाइट्रेट्स प्रिवेंट एनी कोरोनरी वैसोप्राश प्रोड्यूस बाय बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कोरोनरी वैसोस्पास कोज करते हैं, लेकिन हम जब नाइट्रेट्स के साथ में देंगे तो नाइट्रेट्स उसको प्रिवेंट कर देंगे। तो जो बीटा ब्लॉकर्स का साइड इफेक्ट था वो भी क्योर हो गया और दोनों ने अपना अपना इफेक्ट देकर एक कंबाइंड इफेक्ट शो किया। सो इसलिए नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स को साथ में इन कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरी क्लास है हमारी ये। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है अमीलोडिपीन, डिल्टियाजैम, फेलोडिपीन, निकार्डिपीन, निफेडिपीन एंड वीराप्रामिल। इसमें हमने 2 क्लासेस देखी थी, उनकी कंबाइंड ड्रग्स हैं ये, डाईहाइड्रोपेरिडीन एंड नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन क्लास की ड्रग्स। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बेसिकली ये क्या करेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, ये ड्रग्स वहाँ जाएंगी और कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगी। सो कैल्शियम इज़ असेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसकी वजह से कैल्शियम का जो है स्टोर नहीं हो पाएगा, वहाँ कैल्शियम अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगा। सो कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, और अगर कैल्शियम नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होंगी। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं टिश्यू को बाय इनहिबिटिंग द एंट्रेंस ऑफ कैल्शियम +2 इनटू कार्डियक एंड स्मूथ मसल सेल्स। तो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं वो कैल्शियम को कार्डियक और स्मूथ मसल सेल्स में एंटर नहीं होने देते हैं ऑफ कोरोनरी एंड सिस्टमिक आर्टेरियल बेड्स, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा कि जो आपकी कार्डियक मसल्स होंगे और स्मूथ मसल्स होंगी उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होएगा। ये इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ये आपके कैल्शियम चैनल हैं, इनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ने ब्लॉक कर दिया, तो इसकी वजह से जो कैल्शियम का इनपुट था वो नहीं हो पा रहा है। फिर ये जो कैल्शियम जाकर के कॉलमोडिडीन से बाइंड होकर के कैल्शियम कॉलमोडिडीन कॉम्प्लेक्स CAMP बनाते हैं, वो नहीं बन पाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है MLC के फॉर्मेशन के लिए। MLC को इज़ मायोसिन लिंक्ड चेन काइनेज, और जब वो नहीं बनेगा तो मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट होगी, और अगर वो नहीं होगा तो वो एक्टिन के साथ जुड़ करके कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मल प्रोसेस होता तो कॉन्ट्रैक्शन होता, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ने जाके वहाँ बाइंड हो गया और इस पूरे प्रोसेस को नहीं होने दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। सो क्या हुआ उसका रिजल्टेंट कि
जो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो गई। नेक्स्ट इज़ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनकी क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो पहला है ऑन स्मूथ मसल्स। सो द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स causes relaxation by decreasing intracellular availability of calcium plus 2। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, कैल्शियम प्लस 2 जो आयन है उसकी जो अवेलेबिलिटी है इंट्रासेलुलरी उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। द डाईहाइड्रोपिरिडीन्स हैव द मोस्ट मार्क्ड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड वेसोडाइलेटर एक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और जो वेसोडाइलेटिंग एक्शन वो शो करेंगी। जबकि जो वीराप्रामिल है जो कि नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन है इज़ समवॉट वीकर फॉलोइड बाय डिल्टियाजैम। वो डिल्टियाजैम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम वीकर है। दूसरा इसका जो एक्शन है वो है हार्ट पे। तो कैल्शियम इनफ्लक्स इंक्रीज इन इस्चीमिया। इस्चीमिया की कंडीशन में जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है उसकी वजह से बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन दैट हाइपोक्सिया प्रोड्यूस। इस्चीमिया की कंडीशन में आपका कैल्शियम जो है इन्फ्लक्स हो रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज़ द एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑन हार्ट। नेक्स्ट अब हम पर्टिकुलर कुछ ड्रग्स के बारे में देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, जिसमें पहला है फिनाइल एल्काइलअमीन जिसका एग्जाम्पल है वीराप्रामिल। तो ये क्या करता है, इट डायलेट्स आर्ट्रियोल्स एंड डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। आर्ट्रियोल्स को डायलेट करेगा और जो रेजिस्टेंस है उसे डिक्रीज करेगा। इट स्लो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन डायरेक्टली एंड डिक्रीज हार्ट रेट। तो ये जो एवी कंडक्शन है उसको स्लो करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ब्लड प्रेशर और जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको ये कम कर देता है। नेक्स्ट है आपका बेंजोथाइजेपिन जिसका एग्जाम्पल है अपना डिल्टियाजैम। ये जो होता है डिल्टियाजैम ये स्लो करता है एवी कंडक्शन को, डिक्रीज़ करता है रेट ऑफ फायरिंग ऑफ ऐसे नोड्स या साइनस नोड्स जिसे पेसमेकर भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो अ कोरोनरी आर्टरी वेसोडाइलेटर। तो इसने क्या किया, एवी कंडक्शन को स्लो किया। सेकेंड इसने जो ऐसे नोड है हमारा उसमें रेट ऑफ फायरिंग को डिक्रीज़ किया, और थर्ड इसने क्या किया, कोरोनरी आर्टरीज़ को डायलेट किया। नेक्स्ट है हमारे जो डिल्टियाजैम है उसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। सो फ्रिक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स आर palpitation, fusing, ankle edema, hypotension, headache, drowsiness and nausea. Nifedipine has paradoxically increased in frequency of angina in some patients. So ये जो निफेडिपिन होता है वो क्या करता है, एंजाइना की जो फ्रिक्वेंसी है उसे इन सम केसेस इंक्रीज कर देता है एंजाइना पेशेंट्स में। तो ये सारे क्या हैं, डिल्टियाजैम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसका एग्जांपल है अपने निफेडिपिन। सो निफेडिपिन इज़ अ प्रोड्रग ऑफ डाईहाइड्रोपिरिडीन क्लास विथ अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इट कोजेज आर्ट्रियोलर डायलेशन एंड डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये बेसिकली क्या करता है, आर्ट्रियोल्स को डायलेट करता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है इसके यूजेस। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये बहुत सेफ हैं पेशेंट्स के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं एंड पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हैं, क्योंकि उनमें जो है आपके बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटरी हैं, तो आप उनको बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, तो फिर आपको उनको कोई अल्टरनेटिव ड्रग्स देनी पड़ेंगी, तो आप वहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को वहाँ प्रीफर करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमिया,
हाइपरट्रॉफी एंड कार्डियोमायोपैथी, इन सब के लिए भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ किया जाता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है लाइट हेडनेस, थोड़ा सिर दर्द होगा आपका, लो ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, एंड लो हार्ट रेट। नेक्स्ट जो इसमें क्लास है वो है पोटेशियम चैनल ओपनर्स। बेसिकली क्या करते हैं, ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम अंदर जाए और हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन हो। तो इसमें जो ड्रग आती है वो आती है निकोरेंडिल। सो एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए पोटेशियम चैनल ओपनर्स भी एक अनदर क्लास है। एंटी-एंजाइनल ड्रग्स ऑफ निकोरेंडिल इज मीडिएटेड थ्रू एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स देयरबाय हाइपरपोलराइजिंग वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। सो ये क्या करते हैं, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को मीडिएट करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं, जिससे कि हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन हो जाती है वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोरेंडिल। ये आपका पोटेशियम चैनल है, इसे ओपन कर दिया गया तो इससे ये बहुत इजीली इफ्लक्स हो रहा है। तो पोटेशियम चैनल ओपनर दिया आपने, एक्टिवेट हुए पोटेशियम चैनल्स, इंक्रीज, जिसका रिजल्टेंट हुआ इंक्रीज पोटेशियम परमेबिलिटी इन सेल्स। पोटेशियम की जो परमेबिलिटी थी सेल्स में वो बढ़ गई, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हुआ, जिसका रिजल्टेंट क्या हुआ, क्लोजर ऑफ एल टाइप कैल्शियम चैनल। जो एल टाइप कैल्शियम चैनल थे वो तो क्या हुए, बंद हो गए, और पोटेशियम जो चैनल थे आपके वो ज़्यादा परमेबल हो गए, जिसका रिजल्टेंट हुआ रिड्यूस इंट्रासेल्युलर फ्री कैल्शियम, जिसकी वजह से कैल्शियम की तो क्या हो गई, आपकी डेफिशिएंसी हो गई, उनकी तो कमी हो गई, जिसकी वजह से कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, बेसिकली रिलैक्सेशन होगा। सो विच लीड्स टू वैसो डायलेशन। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है फिशिंग, पैल्पिटेशन, वीकनेस, हेडेक, डिजीनेस, नोशिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम समराइज़ कर रहे हैं जो हमारी ड्रग्स हैं, अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो हैं उनको और उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को। सो इसमें जो हमारी पहले ड्रग है वो है डाइपिरिडामोल। ये क्या करती है, इनिबिट करती है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, क्योंकि एंजाइना में क्या होता है बेसिकली, ये हमारी जो वेसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो नहीं हो पा रही होती है। तो ये जो डाइपाइरिडामोल होता है ये इस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करता है, जिससे कि आपका पूरा जो ब्लड का फ्लो है वो एकदम प्रॉपर हो पाए और ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो फिलफुल हो पाए। तो इट इज़ अ पावरफुल कोरोनरी डायलेटर्स, और साथ में ये क्या करता है, वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए। सेकेंड है आपकी ट्राइमिटाजिडीन। इट इज़ एन एंटी एंजाइनल ड्रग एक्ट बाय नॉन हीमोडाइनमिक मैकेनिज्म। तो ये जो है नॉन हीमोडाइनमिक मैकेनिज्म के थ्रू एक्शन अपना परफॉर्म करती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अनसर्टेन है, मतलब अभी तक नहीं नॉन है, बट इट मे इम्प्रूव सेलुलर टॉलरेंस टू इस्चेमिया बाय इनिबिटिंग माइटोकॉन्ड्रियल लॉन्ग चेन 3 कीटो असाइल कोएसिड। तो ये बेसिकली क्या करती है, जो माइटोकॉन्ड्रियल लॉन्ग चेन है 3 कीटो असाइल कोएंजाइम ए कोइलेज की, उसे इनिबिट करती है, जिसकी वजह से इस्चेमिया की कंडीशन इम्प्रूव होती है और सेलुलर टॉलरेंस बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा रानोलाजीन। ये जो है एक नोवल एंटी एंजाइनल ड्रग है, मतलब नई अभी डिस्कवर हुई है। प्राइमरीली एक्ट बाय इनिबिटिंग लेट सोडियम करंट इन द मायोकार्डियम। जो किस पे एक्ट करती है, सोडियम चैनल्स पे एक्ट करती है बेसिकली, और जो सोडियम चैनल्स हैं उनको इनिबिट करती है मायोकार्डियम सेल्स में। सो दिस इज़ एन अनोदर क्लास जो अभी नई डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट है हमारी इवाब्राडीन। दिस प्योरा हार्ट रेट लोअरिंग एंटी एंजाइनल ड्रग। ये पूरी तरीके से सिर्फ एंटी एंजाइना को ट्रीट करने के लिए बनी हुई ड्रग है।
हैज़ बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली इन अल्टरनेटिव टू बीटा ब्लॉकर्स। तो जो बीटा ब्लॉकर्स के साइड इफ़ेक्ट्स थे, हमने जैसे पहले भी बताया है कि बीटा ब्लॉकर्स हम लंग डिजीज़ वाले पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स का अल्टरनेटिव ये नई ड्रग आई है। इट ब्लॉक्स कार्डियक पेसमेकर साइनो आर्ट्रियल सेल एफ चैनल्स। तो ये बेसिकली क्या करती है, जो हमारे ऐसे नोड होते हैं, एवी नोड होते हैं, जो हमारे पेसमेकर्स हैं, उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे कि जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीफेनिड्रीन, जो क्या करता है, इम्प्रूव करता है मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म को। सो अगर हम समराइज फॉर्म में कहें तो एंजाइना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, वो रेडिएट होता है पूरा वन साइडेड नेक और हैंड की तरफ। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने कौन कौन सी ड्रग देखी, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर, और कुछ न्यू ड्रग्स, नोवल ड्रग्स अभी डिस्कवर हुई हैं, जिनको भी हमने स्टडी किया है इस पूरे चैप्टर में। थैंक यू।